हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है हमारा समावयवता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेरिज्म, है ना। तो दोस्तों, ये समावयवता आइसोमेरिज्म है क्या चीज, है ना। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जो आपने 11th में समावयवता पढ़ी है उससे ये चीज अलग है ना। क्योंकि जो 11th में समावयवता पढ़ी है वो आपने कार्बनिक यौगिक की समावयवता पढ़ी है, लेकिन अब जो समावयवता पढ़ोगे वो संकुल यौगिक की समावयवता पढ़ोगे, तो ये अलग चीज है ना। तो दोस्तों आइए हम इसको समझते हैं। तो दोस्तों अब सबसे पहले यदि समावयवता की बात करें तो ये क्या है ना। तो इसको पहले समझने से पहले दोस्तों एक उदाहरण समझो। मान के चलो दोस्तों, मैंने ये लिख दिया है C4H9, ये लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों आप ये बताइए इसका अणु सूत्र क्या है। इसका अणु सूत्र का मतलब क्या है, इसमें कितने अणु हैं, अणुओं की जो संख्या है वही इसका अणु सूत्र है ना। अब दोस्तों इसमें कार्बन कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 9, ये इसका अणु सूत्र है। समझ में आपको आ रहा है। अब क्या दोस्तों जो C4H9 है, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, CH3 CH2 CH2 और यहां पर मैंने लिख दिया CH3। क्या ऐसा मैं इसको नहीं लिख सकता, तीन और एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूं, मैं इसको C4H10 करता हूं। क्या दोस्तों मैं जो C4H10 है उसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता, बोलो नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या दोस्तों जो C4H10 है उसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता, CH3 CH3 और यहां पर मैंने लिख दिया CH3। देखो यहां पर देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हैं 10, तो 3 2 5 2 7 और 3 10। यहां पर देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और ये 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 3 9 और 1 10। बिल्कुल मैं ऐसा लिख सकता हूं, है ना। तो दोस्तों ये इसमें मैं देख पा रहा हूं कि प्रत्येक का अणु सूत्र समान है, मतलब प्रत्येक में अणुओं की संख्या समान है। इसमें कार्बन 4 है तो इसमें भी कार्बन 4 है और इसमें भी कार्बन 4 है। इसमें हाइड्रोजन 10 है तो इसमें भी हाइड्रोजन 10 है, इसमें भी हाइड्रोजन 10 है। तो मतलब दोस्तों इसका अणु सूत्र तो समान है, केवल इसकी जो संरचनाएं हैं उस संरचनाओं में क्या है, भिन्नता है। इसकी संरचना अलग है और इसकी संरचना अलग है, आपको दिख ही रही होगी। केवल संरचनाओं में क्या है, इसमें भिन्नता, और संरचनाओं में भिन्नता है तो इनके गुणों में भी क्या आ जाएगी, भिन्नता आ जाएगी। समझ में आपको आ रहा है, गुणों में भी क्या आ जाएगी, भिन्नता आ जाएगी। तो बस दोस्तों इसी चीज को मैं समझाना चाहता था जो आप समझ गए हो, है ना। तो क्या है, यदि यदि किसी यौगिक के अणु सूत्र समान हो, यदि किसी यौगिक के अणु सूत्र क्या हो, समान हो, किंतु उसकी जो संरचनाएं हैं उन संरचनाओं में क्या हो, भिन्नता हो, तो ऐसे जो यौगिक होते हैं उन यौगिकों को हम बोलते हैं समावयवी यौगिक। क्या बोलते हैं, समावयवी यौगिक। और इस गुण को, जिस गुण के कारण इनकी जो संरचनाएं अलग अलग दिख रही हैं, उस गुण को अपन बोलते हैं समावयवता। क्या बोलते हैं, समावयवता। क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से सुन लो, ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र कैसे होते हैं, समान होते हैं। जैसे आपको तीनों में अणु सूत्र तो समान दिख रहे हैं, तो ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं किंतु इनकी संरचनाएं और गुण अलग अलग होते हैं। ऐसे यौगिक जो होते हैं, ऐसे यौगिक जो आपको दिख रहे हैं, ऐसे यौगिक को हम बोलते हैं समावयवी यौगिक। और इस गुण को, जिस गुण के कारण ये संरचनाएं अलग अलग हैं, उस गुण को हम बोलते हैं समावयवता। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ध्यान रखना, समावयवता में अणु सूत्र समान होते हैं और गुण और संरचनाएं अलग अलग होती हैं। ये क्लियर है। तो ये तो हुआ हमारा दोस्तों समावयवता। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
लेकिन दोस्तों जो समावयवता है, ये समावयवता हमें दो प्रकार की पढ़नी है। जो संकुलों में समावयवता होती है वो दो प्रकार की होती है, जिसमें से पहली है दोस्तों हमारी संरचनात्मक समावयवता, ठीक है। और दोस्तों जो सेकंड है वो है हमारी त्रिविमीय समावयवता, ठीक है। दो प्रकार की समावयवता, एक संरचनात्मक समावयवता और दूसरी है हमारी त्रिविमीय समावयवता। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो हम संरचनात्मक समावयवता को कंप्लीट करेंगे। और एक बात आप लिख के ले लो दोस्तों कि जो संरचनात्मक समावयवता है उसमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों संरचनात्मक समावयवता क्या होती है पहले इसको करेंगे और फिर बाद में हम पढ़ेंगे त्रिविमीय समावयवता को। तो दोस्तों संरचनात्मक समावयवता हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें कुछ ना कुछ लफड़ा जो होता है वो संरचना का होता है, क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है संरचनात्मक मतलब संरचना का इसमें कुछ ना कुछ लफड़ा होता है। तो दोस्तों जो समावयवता है तो समावयवता में इसमें अणु सूत्र तो समान होंगे, समावयवता है तो अणु सूत्र तो क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन ये संरचनात्मक समावयवता है तो इसमें जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है। कोई दिक्कत? तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जब या फिर ऐसा कहें इस प्रकार की समावयवता तब उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणु सूत्र समान होते हैं, यौगिक के अणु सूत्र समान होते हैं, किंतु जो संरचना होती है उस संरचना में क्या होती है? भिन्नता होती है। तो इस प्रकार से जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं संरचनात्मक समावयवता। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों जो संरचनात्मक समावयवता होती है उसको हम चार प्रकार की पढ़ेंगे, है ना। जो संरचनात्मक समावयवता है हम चार प्रकार की संरचनात्मक समावयवता पढ़ेंगे, जिसमें दोस्तों हम पहले पढ़ेंगे आयनन समावयवता। दूसरा जो समावयवता है दोस्तों वो हमारी है उपसहसंयोजी समावयवता या फिर उपसहसंयोजन समावयवता, ठीक है। ये दो हो गए। तीसरी दोस्तों जो है वो हमारी है हाइड्रेट समावयवता, ठीक है। और दोस्तों जो चौथी समावयवता है वो है हमारी बंधन समावयवता या फिर दोस्तों इसी को हम बोलते हैं लिंकेज समावयवता। ये दोस्तों हमें चार प्रकार की समावयवता को पढ़ना है। तो दोस्तों हम एक एक करके प्रत्येक को पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों आयनन समावयवता। तो ये है दोस्तों हमारी आयनन समावयवता। अब ये आयनन समावयवता क्या है उसको समझ लो। तो दोस्तों इसमें नाम क्या है? आयनन समावयवता। मतलब दोस्तों ये समावयवता में आयनन से कुछ लफड़ा होता है, ये चीज आपको क्लियर रखना है। आयनन से यदि कुछ लफड़ा इसमें होता है तो उसी को हम बोलेंगे आयनन समावयवता। तो पहले तो दोस्तों हम इसका एग्जाम्पल समझें, है ना। तो समझो, ये दोस्तों आपके सामने एक एग्जाम्पल है और ये लिखा है CONH3 का होल 5, यहां पर लिखा है Br और ये यहां पर लिखा है SO4। समझ में आपको आ रहा है? ये लिखा है। अब आप दोस्तों कुछ मत कीजिए, इसका आयनन कराइए। तो दोस्तों आपको ये चीज तो पता है जिसका जो आयनन है वो यहां से होगा इसका आयनन। और आपको पता है दोस्तों SO4 जो होता है SO4 पर 2- होता है, SO4 पर 2- होता है। आप एक और एग्जांपल समझो, ये दोस्तों लिखा है FeO। क्या लिखा है? लिखा है दोस्तों FeO। अब आपको ये चीज पता है कि जो Fe होता है उस Fe पर 2+ होता है और जो O होता है उस पर क्या होता है? 2- होता है।
तो एफ ये का जो 2 प्लस होता है और ओ का जो 2 माइनस होता है उससे वो कैंसिल हो जाते हैं और ये बन जाता है FeO। तो इसलिए आपको ये कैंसिल हो गए, इसीलिए इसका 2 और इसका 2 आपको यहां पर नहीं दिख रहा, क्योंकि ये कैंसिल हो गए तो कहां से दिखेंगे। लेकिन दोस्तों यदि यही चीज Fe पर 3 प्लस होता और O पर 2 माइनस होता तो ये इधर आता और ये इधर आता। जब सूत्र बनाते तो ऐसे ही करते हैं, तो Fe2 और Fe2 हो जाता और ये O हो जाता 3। मतलब इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो आपको दिखाई देती अगर ये अलग अलग होती तो, लेकिन समान होती हैं तो वो ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाई नहीं देती। ये चीज आपको क्लियर है। तो वही चीज आप यहां पर अप्लाई करो। देखो आपको पता है जो SO4 होता है, SO4 पर 2 माइनस होता है, SO4 पर 2 माइनस होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन इसका 2 माइनस कहीं आपको दिख तो नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्यों नहीं दिख रहा? इसका कारण यह है दोस्तों कि जो आपका यौगिक है, ये वाला जो बड़ा यौगिक दिख रहा है, इस पर 2 प्लस होता होगा और 2 प्लस होता होगा इस पर और 2 माइनस होता है इस पर। तो इसका जो 2 प्लस है इसका जो 2 माइनस से कैंसिल हो गया, तभी तो आपको नहीं दिख रहा। समझ में आपको आ रहा है? इस चीज को मैंने एग्जांपल के तौर पे समझा दिया। तो मतलब दोस्तों मेरा कहने का मतलब सिर्फ आपसे इतना है, यदि मैं इसका आयनन करूंगा तो आपको पता है SO4 पर क्या होता है 2 माइनस, SO4 पर क्या होता है 2 माइनस, और इस पर 2 माइनस है तो इस पर क्या होता होगा 2 प्लस, और 2 प्लस से 2 माइनस कैंसिल हो गए, तभी तो वो दिख नहीं रहा। तो मैं इसका आयनन करूंगा तो इसका जो आयनन है वो इस टाइप से हो जाएगा NH3 का होल 5 और ये Br, इस पर क्या आ जाएगा 2 प्लस, और जो SO4 है उस SO4 पर क्या जाएगा 2 माइनस। इस चीज को आप समझ लो। इसका जब आयनन हो रहा है तो ये क्या दे रहा है SO4 दे रहा है। क्या दे रहा है SO4। अब दोस्तों मैं इसी प्रकार का एक दूसरा यौगिक लिख रहा हूं, है ना। ये लिख दिया मैंने CO, ये लिख दिया मैंने NH3 का होल 5 और ये मैंने लिख दिया SO4, है ना, और यहां पर मैंने लिख दिया Br। अब आप एक बात चेक करो, एक चीज यहां पर चेक करो, देखो CO 1 है, CO 1 है, NH3 5 है, NH3 5 है, Br 1 है तो यहाँ Br 1 है, SO4 1 है तो यहाँ SO4 1 है। इन दोनों के अणु सूत्र हमें समान दिख रहे हैं, लेकिन इसका जो आयनन हो रहा है तो ये SO4 दे रहा है और इसका आयनन होगा तो ये क्या देगा, उस चीज को समझो। देखो अब Br पे कितना होता है 1 माइनस होता है, Br पे क्या होता है 1 माइनस, है ना, और इसका हमें कुछ नहीं दिख रहा, इस पर 1 माइनस है मतलब इस पर क्या होता होगा 1 प्लस होता होगा, तब तो वो दिख नहीं रहे, है ना। तो यदि मैं इसका आयनन करूं दोस्तों तो ये इसका जो आयनन है वो इस टाइप से हो जाएगा NH3 का होल 5 और यहाँ पर SO4, है ना, और इस पर 1 माइनस और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये Br अलग हो जाएगा तो Br पे क्या होता है 1 माइनस। तो ये देखा, तो मैंने इसमें दोस्तों देखा कि ये जो अणु सूत्र, ये दो यौगिक हैं, इन दोनों यौगिकों के अणु सूत्र समान है, लेकिन जब इनका आयनन हो रहा है तो ये अलग अलग आयन दे रहे हैं, ये SO4 दे रहा है और ये Br माइनस दे रहा है। समझ में आपको आ रहा है? तो बस हो गया। तो इस प्रकार की जो समावयवता है दोस्तों कब उत्पन्न होगी, जब यौगिक के अणु सूत्र तो समान होंगे किंतु वे आयनन पर अलग अलग आयन देते हैं। तो इस प्रकार से जो समावयवता उत्पन्न होगी उसे हम बोलेंगे आयनन समावयवता। एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत इजी मैंने समझाया है। एक बार और इसकी मैं परिभाषा बोल रहा हूं। इस प्रकार की समावयवता तब उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणु सूत्र तो समान होते हैं किंतु ये आयनन पर अलग अलग आयन देते हैं। तो इस प्रकार से उत्पन्न समावयवता को आयनन समावयवता कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब दोस्तों हम अगली समावयवता देखते हैं। दोस्तों अगली समावयवता है हमारी उपसहसंयोजी समावयवता। उपसहसंयोजी समावयवता, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस जो यौगिक दिख रहे हैं उन यौगिकों को देखो। आपको ये यौगिक दिख रहा है CONH3 का होल 3 और ये यौगिक दिख रहा है CuNH3 का होल 6। कोई दिक्कत है? ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूं,
थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज किया और ये चेंज किया कि जो CN था अभी वो किसके साथ जुड़ा है, Cu के साथ जुड़ा है, और जो NH3 है वो अभी किसके साथ जुड़ा है, CO के साथ जुड़ा है, CO के साथ जुड़ा है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, जो CN है इसको मैं यहां ले जा रहा हूं और इसको मैं यहां पर ले जा रहा हूं। तो जब CN को मैं वहां पर ले जाऊंगा तो ये चीज आपको दिखेगी CO। देखो CO तो पहले से ये केवल CN जा रहा है, तो CN उधर जा रहा है, तो ये क्या बन रहा है, CN का होल 6। इसको मैंने बंद कर दिया। अब यहां देखो ये चीज इधर आ रही है, तो यहाँ Cu तो है ही, और ये NH3 और इधर पे आ गया, तो NH3 कितना है, 3, तो ये आ गया 3। ठीक है। अब दोस्तों आप हमें इतना चेक करके बताइए, आप खुद ही बताइए, आपको कुछ दो यौगिक यहां दिख रहे हैं, दो यौगिक यहां दिख रहे हैं। इसमें आप देखिए CO एक है और इसमें आप देख लीजिए CO एक है, बिल्कुल है। इसमें आप देख लीजिए NH3 कितने हैं, 3 है, तो इसमें भी आप देख लीजिए NH3 कितने हैं, 3 है। इसमें आप देखिए Cu एक है, तो आप इसमें देख लीजिए Cu एक है। इसमें आप देख लीजिए CN 6 है, तो इसमें आप देख लीजिए CN 6 है। मतलब इस तरफ और इस तरफ जो वाले यौगिक हैं इनके अणु सूत्र क्या है, समान है। अणु सूत्र क्या है, समान है, केवल लिगेंडों ने अपना स्थान परिवर्तन किया है। इसका लिगेंड इसके साथ जुड़ गया और इसका लिगेंड इसके साथ जुड़ गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंपल तो है। अणु सूत्र समान है, केवल लिगेंड ने अपना स्थान परिवर्तित किया है, केवल लिगेंड परिवर्तित हुए हैं। समझ में आपको आ रहा है। उसी प्रकार का दोस्तों एक यौगिक आपको दिख रहा है, ये है ना। इसमें भी अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये जो C2O4 है इसको मैं यहां ले जा रहा हूं और इसको मैं यहां ले जा रहा हूं। तो जब ऐसा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, CO है ना, C2O4 का होल थ्राइस है ना, और यहां पर आप देख लीजिए NH3 का होल 6। आप देख लीजिए इसमें और इसमें क्या अंतर है, अणु सूत्र समान है, केवल लिगेंड परिवर्तित हुए हैं। इसका लिगेंड यहां चला गया और इसका लिगेंड यहां चला गया। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि अणु सूत्र समान है, केवल लिगेंड परिवर्तित हो रहे हैं, तो हमारी समावयवता खत्म। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इस प्रकार की समावयवता तब उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणु सूत्र समान होते हैं। अणु सूत्र समान होते हैं किंतु लिगेंड, एक दूसरे के जो लिगेंड होते हैं वो आपस में परिवर्तित हो जाती। समझ में आपको आया, क्या बोला मैंने, इस प्रकार की समावयवता तब उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणु सूत्र समान होते हैं किंतु लिगेंड आपस में परिवर्तित हो जाते। तो इस प्रकार से जो समावयवता उत्पन्न होगी उसे हम बोलेंगे उपसहसंयोजी समावयवता। सिंपल है, बहुत इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली समावयवता है हमारी हाइड्रेट समावयवता। इसको समझेंगे, इसको समझने के लिए दोस्तों पहले आप ये समझिए, एक एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये कोई संकुल यौगिक है जिसमें ये दोस्तों केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ये लिगेंड होता है और ये ऋणायन होता है, और यहाँ पर कोई परमाणु होता तो वो होता है धनायन। ये चीज आपको पता है, ठीक है। और दोस्तों आपको ये भी पता है कि जो इधर से लेकर इधर तक का एरिया है, मतलब ये और ये इधर से लेकर इधर तक का जो एरिया है, जो डब्बे वाला एरिया है, इस डब्बे वाले एरिया को हम बोलते हैं उप सहसंयोजन मंडल। उप सहसंयोजन मंडल है ना, उप सहसंयोजन मंडल। मतलब ये दोस्तों जो बड़ा ब्रैकेट है, इस बड़ा ब्रैकेट का जो बीच का जो एरिया होता है जिसमें ये केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड होते हैं, इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं उप सहसंयोजन मंडल। तो ये चीज आपको समझ में आती है कि ये उप सहसंयोजन मंडल का अंदर का एरिया है और यह उप सहसंयोजन मंडल का बाहर का। मतलब जो आपको ये दिख रहा है ना एरिया, ये उप सहसंयोजन मंडल का बाहर का है और ये अंदर का है। ये चीज आपको पता चल गई क्या, समझ गए ना। चलो ठीक है, अब इस चीज को समझ गए तो दोस्तों देखो अब आगे समझो। दोस्तों मैं जो यौगिक है ये जो आपको दिख रहा है इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, है ना। तो देखो इधर मैंने इसको लिख दिया है CrH2O का होल 4, H2O का होल 4
है ना, और ये लिख दिया मैंने Cl3 और ये लिख दिया मैंने H2O का होल ट्वाइस, H2O का होल ट्वाइस ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसी को अब देखो दोस्तों ध्यान रखना, Cr1 है, Cr1 है, H2O कितने हैं इसमें 6 हैं, तो 4 ये हैं 2 ये हैं 6 हो गए। Cl इसमें कितने हैं 3, तो Cl इसमें 3 है। और मैं देख रहा हूं, और देखो इधर है ना, तो देखो इसको मैंने लिख दिया दोस्तों Cr H2O का होल 5, H2O का होल 5 है ना, और ये मैंने Cl3 लिख दिया और ये मैंने लिख दिया H2O, H2O ये मैंने लिख दिया। तो इसमें भी देख रहा हूं मैं दोस्तों, यहां पर मैंने देखा है ना कि इसमें देखा कि Cr1 है, Cr1 है, H2O इधर 6 है तो 5 और 1 6, Cl इसमें 3 है और इसमें 3 है। तो दोस्तों मैं यहां देख रहा हूं कि अणुसूत्र तो समान है, अणुसूत्र तो समान है, किंतु भिन्नता मुझे किसमें दिख रही है। देखो इसमें उपसय संयोजन मंडल के अंदर कितने अणु हैं जल के 6 और इसके बाहर एक भी नहीं। इसमें उपसय संयोजन मंडल के अंदर जल के 4 अणु हैं और बाहर कितने अणु हैं 2, और इसमें उपसय संयोजन मंडल के अंदर 5 अणु हैं जल के और इसमें बाहर 1 अणु। समझ में आपको आ रहा है, केवल आपको जल के अणुओं में भिन्नता दिख रही है, उपसय संयोजन मंडल के अंदर और उपसय संयोजन मंडल के बाहर, केवल जल के अणुओं में भिन्नता दिख रही है और कोई चीज में आपको भिन्नता नहीं दिख रही। अणुसूत्र तो समान ही है, अणुसूत्र तो समान ही है। समझ में आपको आ रहा है। तो दोस्तों इसकी परिभाषा फिर क्या हो जाएगी, तो देखो क्या हो जाएगी, इस प्रकार की समावयवता तब उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणुसूत्र तो समान होते हैं किंतु उपसय संयोजन मंडल के अंदर और बाहर जल के अणुओं में क्या होती है, भिन्नता होती है, अलग अलग जल के अणु होते हैं। जैसे इसमें 6 है अंदर बाहर एक भी नहीं, इसमें 4 है अंदर बाहर 2 है, इसमें 5 अंदर है और 1 बाहर है। समझ में आपको आया। तो दोस्तों ये इसका एग्जाम्पल हुआ, तो क्या हो जाएगा CrH2 का होल 6 Cl3 के समावयवी, के समावयवी। तो इसके समावयवी कितने बना दिए आपने, एक ये और एक ये, है ना। तो इसमें आपको कौन सी समावयवता दिख रही है, हाइड्रेट समावयवता दिख रही है। एक बार और इसकी परिभाषा सुन लो, इस प्रकार की समावयवता तब उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणुसूत्र तो समान होते हैं किंतु उपसय संयोजन मंडल के अंदर एवं उपसय संयोजन मंडल के बाहर जल के अणुओं में भिन्नता होती है। तो इस प्रकार से जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेट समावयवता। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी दोस्तों बंधन समावयवता, जिसको हम लिंकेज समावयवता भी बोलते हैं। अभी बंधन समावयवता क्या होती है, इसमें क्या होता है, इस चीज को हमें समझना है। तो पहले आप इस एग्जांपल को देखिए, है ना, पहले आप इस यौगिक को देखिए। आपको ये तो पता ही है, ये हमारा उपसय संयोजन मंडल है और ये हमारा उपसय संयोजन मंडल के बाहर का एरिया है, आपको ये दिख रहा है। तो दोस्तों आप इसको देखिए, क्या इसमें CONH3 5 है, CN कितना है 1 और Cl कितने हैं 2। अब दोस्तों आप इसको क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, देखो CONH3 का होल 5 और मैंने इस CN को लिख दिया NC, इस CN को मैंने लिख दिया NC, है ना, और मैंने ये बाहर जो Cl2 था उसको ज्यों करते हुए लिख दिया। अब देखो यहां पर दोस्तों मैंने देखा था कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या था, CO, इससे 2 लिगेंड जुड़े थे, एक NH3 और एक CN। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं देख रहा हूं कि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु CO ही है, लेकिन इससे जो लिगेंड है वो एक NH3 जुड़ा है और एक NC जुड़ा है। CN को हम साइनो बोलते हैं और NC को हम बोलते हैं आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। तो इन दोनों में मैंने देखा दोस्तों CO 1 है, CO 1 है, NH3 5 है, NH3 5 है, C 1 है, C 1 है, N 1 है, N 1 है, Cl 2 है, Cl 2 है। अणुसूत्र आपको समान दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, केवल उपसय संयोजन मंडल में जो लिगेंड था वो परिवर्तित हो गया। उपसय संयोजन मंडल का जो लिगेंड था केवल वो परिवर्तित हुआ है, यहां पर CN था और यहां पर क्या हो गया, NC हो गया। केवल ये लिगेंड परिवर्तित हुआ है लेकिन जो अणुसूत्र है वो परिवर्तित नहीं हुआ। समझ में आपको आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार आपको ये यौगिक दिख रहा है, यौगिक को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूं। देखो
ये इसमें आपको Cr दिख रहा है और Cr के साथ दो लिगेंड जुड़े हैं, एक NH3 और एक ONO, दो लिगेंड जुड़े हैं। थोड़ा सा मैं परिवर्तन करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, देखिए आप समझिए। देखो ये Cr था, मैंने ज्यों का त्यों लिख लिया, ये NH3 था और ये 5 थे तो बिल्कुल 5 लिख दिए। मैं बस दोस्तों इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, यहां पर जो लिगेंड है वो है ONO, लेकिन मैं अब जो लिगेंड लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं मैं NO2। समझ में आपको आ रहा है? यहां पर लिगेंड क्या है? ONO है। क्या ONO को मैं NO2 नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैंने ये लिख दिया NO2 और बाहर क्या लिख दिया मैंने? Cl2, ज्यों का त्यों लिख दिया। तो देखो इसमें हमने देखा कि Cr एक है, Cr एक है, NH3 5, NH3 5, O कितने? 2 तो O 2, N 1 तो N 1, Cl 2 तो Cl 2। अणु सूत्र समान है, अणु सूत्र समान है, केवल जो लिगेंड है उस लिगेंड में थोड़ा सा क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। यहां पर लिगेंड ONO है और यहां पर लिगेंड क्या आ गया? NO2 आ गया, है ना? यही चीज है ना। तो इसकी परिभाषा क्या निकल जाएगी दोस्तों फिर? तो क्या लिखेगी? इस प्रकार की समावयवता तब उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणु सूत्र समान होते हैं किंतु उप सहसंयोजन मंडल में जो लिगेंड होता है वो परिवर्तित हो जाता है, वो परिवर्तित हो जाता है। ये इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल दोस्तों मैंने प्रत्येक समावयवता में बताए हैं, तो पहले आपको थ्योरी लिखना है, फिर उसका एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, है ना। एग्जाम्पल के बिना काम नहीं चलेगा, है ना। तो एग्जाम्पल के बिना कोई भी काम नहीं चलेगा। तो आप ये मत सोचिए कि हम परिभाषा लिख लें एग्जाम्पल ना लिखें, तो परिभाषा आपको लिखनी है और एग्जाम्पल जरूर लिखना होगा। पहले मैंने प्रत्येक समावयवता में एग्जाम्पल बताए हैं, है ना। तो इसकी परिभाषा दोस्तों मैं एक बार और बता दे रहा हूं। क्या? इस प्रकार की समावयवता तब उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणु सूत्र तो समान होते हैं किंतु उप सहसंयोजन मंडल में जो लिगेंड होता है वो परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसमें Cn है तो इसमें क्या हो गया? Nc, इसमें ONO है और इसमें क्या आ गया? NO2। तो इन दोनों में कौन सी समावयवता है? बंधन समावयवता। इन दोनों में कौन सी समावयवता है? बंधन समावयवता। क्यों? क्योंकि लिगेंड परिवर्तित हो गए, लिगेंड परिवर्तित हो गए, बाकी अणु सूत्र क्या है? समान है। तो इसमें दोस्तों ये भी इसके दो एग्जाम्पल हुए। तो प्रत्येक में दोस्तों मैंने 2 एग्जाम्पल या 3 एग्जाम्पल बताए हैं। आई होप दोस्तों की चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों लोगों को शेयर करना है वीडियो, ताकि उन लोग का भी फायदा हो सके, है ना। उनसे भी पढ़ने का बोलना है ताकि वो भी पढ़ें, है ना। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो। अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।